हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में मैं सीडी का आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को। सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी पे ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, कुछ भी, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? तो ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रॉयड, ऑप्शन बी है माइकल एच एरिक्सन, ऑप्शन सी है जीन पियाजे और ऑप्शन डी है एल्बर्ट बंडूरा। ये सी में आप देख लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है जिसकी वजह से पीगेट लिखा है। ये टीजीटी झारखंड 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड जी ने जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि प्रारंभ में बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करके वांछित व्यवहार करते हैं तथा आगे चलकर उनका आंतरीकरण, इंटरलाइजेशन करते हैं। इस प्रकार स्थापित नैतिक भावना उनको अंतरात्मा, कॉन्साइंस का अंग बन जाती है। मतलब वो उनके अंदर निहित हो जाती है और उनका व्यवहार उसके द्वारा संचालित होने लगता है। नैतिकता के विकास में माता पिता के साथ स्थापित होने वाला तादात्म्यीकरण, आइडेंटिफिकेशन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये इसकी व्याख्या है, आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको फिर से। इड, अब सेकंड क्वेश्चन है, इड प्रतिनिधित्व करता है। मैं जो है आपको पढ़ा चुकी हूँ इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में। तो डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को मेंशन किया है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इड प्रतिनिधित्व करता, ऑप्शन ए है चेतन मन का, ऑप्शन बी है अचेतन मन का, ऑप्शन सी है आक्रोश, ऑप्शन डी है अप्रसन्नता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इड जो है प्रतिनिधित्व करता है अचेतन मन का। किसका प्रतिनिधित्व करता है? अचेतन मन का। और अचेतन मन आपका कितना पार्ट होता है? 9/10, यानी 90% जो है आपका अचेतन मन होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। इड अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। अचेतन मन में व्यक्ति सदैव दुख से बचना चाहता है। इड में क्या होता है? व्यक्ति जो है ना सदैव जो है दुख से बचना चाहता है और अपनी प्रसन्नता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि इड जो है वो सुखवादी सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? इड जो है ये सुखवादी सिद्धांत पे काम करता है और ये शैशवावस्था में देखा गया है। ये शैशवावस्था में देखा गया है। जन्म के समय शिशु में अचेतन मन ही विद्यमान होता है। जब बच्चा पैदा होता है शैशवावस्था में, उसमें क्या होता है? उसमें अचेतन मन ही होता है। उसमें दबी हुई काफ़ी इच्छाएं होती हैं, उनमें काम प्रवृत्ति का भंडार होता है, जिसको क्या बोलते हैं? लिबिडो बोलते हैं। अहंकार के समारोह पर आधारित है। अहंकार के समारोह पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आनंद के सिद्धांत, ऑप्शन बी है वास्तविकता सिद्धांत, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्शन एक्शन, ऑप्शन डी है प्रैक्टिकल अनुभव। अहंकार के समारोह पर आधारित है। अहंकार का जो समारोह है, ईगो जो है, वो किस पर आधारित है? आनंद के सिद्धांत पर आधारित है, या वास्तविकता के, या रिफ्लेक्शन एक्शन, या प्रैक्टिकल अनुभव पे? तो जो ईगो है वो रियलिस्टिक थ्योरी पे आधारित है, वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। अहंकार
के समारोह वास्तविकता सिद्धांत पर आधारित है, रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित है। ईगो इसका ही विकसित रूप है। ईगो जो है इसका ही विकसित रूप है। इसे पूर्ण शक्ति इड से प्राप्त होता है। इसे पूर्ण शक्ति जो है इड से प्राप्त होता है। यह अपने आसपास के वातावरण में मिलकर इड की इच्छाओं को पूरा करने में सहायता करता है। यह चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। इड जो है चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। चेतन मन का भी करता है और अचेतन मन का भी ये करता है। यथार्थ में यह व्यक्तित्व का चेतन, तार्किक, व्यवस्थित और विवेकपूर्ण भाग है, जिसे शक्ति इड से ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इड में जो भी इच्छाएं होती हैं वो ईगो में क्या होता है ना कि ईगो जो है हमेशा जो है रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये जो है हमेशा इड को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि इड क्या है वहाँ पे इड जो है हमारे अंदर पशु के समान जो है, मतलब हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, चाहे हम वो अच्छा करके लाएं या बुरा करके लाएं। तो ईगो क्या है होता है, उसको कंट्रोल करता है। ये रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे जो सही है उसी को सपोर्ट करता है ईगो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका द्वारा दिया गया था। परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी उत्तराखंड 2014 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रॉयड, ऑप्शन डी है अंतरा फ्रॉयड। परामर्श में विश्लेषण तरीका द्वारा दिया गया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अपने विस्तृत अनुभव के आधार पर जो है, इसका राइट आंसर क्या है, ये सिगमंड फ्रॉयड ने ही जो है मनोविश्लेषणात्मक दिया है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अपने विस्तृत अनुभव के आधार पर सिगमंड फ्रॉयड ने व्यक्तित्व विकास संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्या किया है, व्यक्तित्व विकास संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फ्रॉयड का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फ्रॉयड का जो व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो पर्सनालिटी की थ्योरी दी है वो वही जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मैंने ये आपको पढ़ा चुकी हूँ इसको, तो आप डिटेल्स पढ़ने के लिए जो है वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों ने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। ऑप्शन ए है फ्रॉयड, ऑप्शन बी है एडलर, ऑप्शन सी है युंग, ऑप्शन डी है एरिक फॉर्म। ये एमपी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 में पूछा जा चुका है। मनोवैज्ञानिकों ने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। किसने किया है, तो ये फ्रॉयड ने जो है ये वर्णन किया है। फ्रॉयड मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर वही क्वेश्चन है आपका एमपी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2015 में ये पूछा गया। ऑप्शन ए है युंग, ऑप्शन बी है फ्रॉयड, ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन डी है गैरेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रॉयड ने किया है। फ्रॉयड का व्यक्तित्व संबंधित सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। व्यक्तित्व संरचना फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। कौन कौन से, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड का प्रतिनिधित्व करता है। यह अचेतन अवस्था में ही तरह तरह की इच्छाएं, प्रेरणाओं और वासनाओं की तुरंत संतुष्टि चाहता है। ईगो क्या है, यह चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। और सुपर ईगो यह व्यक्तित्व का अंत में विकसित होने वाला नैतिक पक्ष है। यह बाल्यावस्था में ईगो का ही विकसित रूप होता है।
ये बाल्यावस्था में ही विकसित का ये जो है ये भी जो है आपके चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, सुपर ईगो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट है, लड़कों के लिए फ्रॉइड का एडिपस संघर्ष तथा लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा संघर्ष किशोरावस्था के दौरान उत्पन्न होता है। रीज़न इसका क्या बताया है? इड आवेग जननांगों को हस्तांतरित हो जाता है और बच्चा इस अवस्था के दौरान जननांगों के उद्दीपन में आनंद का अनुभव करता है। तो जो इसका स्टेटमेंट है, लड़कों के लिए जो फ्रॉइड का एडिपस और लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा जो संघर्ष इन्होंने जो बताया है वो किशोरावस्था में नहीं, वो बाल्यावस्था के दौरान देखा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और जो इसका रीज़न दिया है, इड आवेग जननांगों को हस्तांतरित हो जाता है, बच्चा इस अवस्था के दौरान जननांगों के उद्दीपन में आनंद का अनुभव करता है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इड की अवस्था में यहाँ पे बच्चा जो है टोटली माउथ पे फोकस होता है और माउथ के द्वारा ही जो है कोई भी चीज़ वो सकिंग करके या बाइटिंग करके जो है आनंद की अनुभूति करता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लड़कों के लिए फ्रॉइड का एडिपस संघर्ष तथा लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा संघर्ष, ये यहाँ पे बाल्यावस्था होगा, गलत छपा है। बाल्यावस्था के दौरान उत्पन्न होता है। इड अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, ये तो सही है। यह अचेतन अवस्था में ही तरह तरह की इच्छाओं, प्रेरणाओं, वासनाओं की तुरंत संतुष्टि चाहता है, ये भी सही है। और ये परावादी नहीं, ये सुखवादी सिद्धांत पे कार्य करता है। इड जो है सुखवादी सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमार द्वारा दी गई कौशलों के अर्जन की अवस्थाओं को व्यवस्थित करें। फर्स्ट ऑप्शन है गतिविधियों का अनुक्रम करना। सेकंड है सूचना को ज़्यादा दक्षता के साथ इस्तेमाल करना। तीसरा है संवेदी प्रेरक पैटर्न की संरचना करना। चौथा है गतिविधि के प्रत्येक मद के लिए संवेदी चैनल निर्धारित करना। पांचवा है संवेदी चैनल में ही सही समुच्चय प्राप्त करना। छठा है ह्रासमान चेतन अवधान। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ये कूट के द्वारा ही सॉल्व होगा। ये आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम 3rd पेपर जून 2014 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। इसका राइट आंसर डी है। सेमार द्वारा दी गई कौशलों के अर्जन की अवस्थाएं जो हैं इस प्रकार से हैं। देखिए, पहले हम गतिविधियों का अनुक्रम सीखेंगे। पहले क्या करेंगे? गतिविधियों का अनुक्रम सीखना। फिर इसका सेकंड हो जाएगा गतिविधियों की प्रत्येक मद के लिए संवेदी चैनल निर्धारित करना। फिर थर्ड हो जाएगा संवेदी चैनल में सही समुच्चय प्राप्त करना। और फोर्थ हो जाएगा सूचना को ज़्यादा क्षमता के साथ इस्तेमाल करना। और पांचवा हो जाएगा संवेदी प्रेरक पैटर्न की संरचना करना। छठा हो जाएगा ह्रासमान चेतन अवधान। ह्रासमान चेतन अवधान। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी फ्रॉइड की मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो फर्स्ट है फैलिक अवस्था, सेकंड है जेनिटल अवस्था, थर्ड है ओरल अवस्था, फिफ्थ है
लेटेंसी अवस्था, और फिफ्थ है एनल अवस्था। तो ये जो है आपका यूजीसी नेट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, ओरल, फिर एनल, ओरल, एनल, फिर फैलिक, फिर लेटेंसी, फिर जेनाइटल। तो पहले ओरल, थर्ड इसमें है, देखिए ओरल, फिर एनल पांचवा, फिर फैलिक हो जाएगा फर्स्ट, फिर आपका लेटेंसी, फिर जेनाइटल। इसको डिटेल्स में देखने के लिए आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसको पूरा डिटेल्स में बता चुकी हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक की स्टेज होती है और इसमें क्या क्या सारी एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। स्टेटमेंट है अहम मतलब ईगो वास्तविकता संसार से संबंध रखता है, यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। रीज़न क्या है, अहम आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वास्तविक वस्तुओं की खोज करता है। एक भूखे व्यक्ति को भूख संतुष्ट के लिए वास्तविक भोजन ही मिलना चाहिए। तो अहम जो है वास्तविक संसार से संबंध रखता है, ये बिल्कुल सही है कि ईगो जो है रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है, यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। फिर इसका रीज़न जो दिया है, अहम आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वास्तविक वस्तुओं की खोज करता है। मतलब जो चीज़ सही है, ईगो उसी रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है। इड की तरह नहीं है कि कुछ भी जो हमारे मन में आया वो हम करने के लिए प्रेरित हो गए, नहीं, वो अच्छा बुरा देख के ही कार्य करता है। तो ईगो जो है आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वास्तविक वस्तुओं की खोज करता है, बिल्कुल सही बात है। और एक भूखे व्यक्ति को भूख संतुष्टि के लिए वास्तविक भोजन ही मिलना चाहिए। तो ये रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे कार्य करता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतों ने सिगमंड फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक कार्य को आगे बढ़ाया है? तो ऑप्शन ए है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन सेकंड है कार्ल जंग, और थर्ड है उरी ब्रोफेनब्रेनर, और फोर्थ है अल्फ्रेड एल्डर। कूट इसका आप देख लीजिए क्या है। फर्स्ट में ए में दिया है 2, 3 और 4, बी में दिया है 1, 2 और 4, सी में दिया है 1, 3 और 4, डी में दिया है 1, 2 और 3। तो इसका आप देख सकते हैं राइट आंसर इसका बी होगा। एरिक्सन ने भी दिया है और कार्ल जुंग ने दिया है और अल्फ्रेड एल्डर ने ये मनोविश्लेषणात्मक पे जो है फ्रॉयड के कार्य को आगे बढ़ाया है। एरिक्सन, कार्ल जंग और अल्फ्रेड एल्डर, ये 3 लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रॉयड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि ऑप्शन ए है विकास के दौरान गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, ऑप्शन बी है भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो,
हो गया है। ऑप्शन सी है बच्चे के दोनों अभिभावक हैं। ऑप्शन डी है बच्चे को शारीरिक समृद्धि के लिए अवसर प्राप्त हुए हैं। तो फ्रॉइड के अनुसार, जो फ्रॉइड हैं उनके अनुसार, व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व और स्वस्थ वयस्क बन सकता है। कब बन सकता है? जब विकास के दौरान जो है गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, ये तो एक अलग ही बात है, लेकिन परिपक्व तभी हो सकते हैं जब भावनात्मक द्वंद्व जो बच्चे के अंदर, जब बच्चा मतलब छोटा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे जो है प्यूबर्टी और एडोलेसेंस स्टेज में बहुत सारे जो है उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, बहुत सारे द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अगर उनका सही समाधान नहीं किया जाता है, वो अंदर अंदर दबाए रहते हैं, तो वहीं पे बच्चे का जो होता है जो है उनका डेवलपमेंट जो है प्रभावित होने लगता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो। व्यक्तित्व के विकास संबंधी सिद्धांत अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है। किसी भी अन्य मनोवैज्ञानिक की अपेक्षा फ्रॉइड के व्यक्तित्व विकास संबंधी अन्वेषणों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। अपने विस्तृत अनुभव के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व विकास संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है जब उसके भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अहम का कार्य आधारित है। जो ईगो है उसका कार्य आधारित है सुखवादी सिद्धांत पर, बी है वास्तविकता सिद्धांत पर, सी है प्रतिवर्ती क्रिया पर, डी है व्यवहारिक अनुभव पर। ये यूजीसी नेट 2013 का क्वेश्चन है। तो जो ईगो है वो रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे कार्य करता है, वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करता है, और इड जो है सुखवादी सिद्धांत पे कार्य करता है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। ईगो जो है वास्तविकता सिद्धांत पर आधारित है। यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रॉइड का है। यह चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। यथार्थ में यह व्यक्ति का चेतन, तार्किक, व्यवस्थित, विवेकपूर्ण भाग है। इस प्रकार की व्यवस्था में व्यक्ति सोच विचार कर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मन यौगिक सेक्सुअल स्तर का सही क्रम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है वयस्क तथा परिपक्वता, सेकंड है यौनारंभ और किशोरावस्था, थर्ड है मुखवर्ती सांवेदिक ओरल सेंसरी तथा गुदा संबंधी मांसपेशियां, चौथा है गतिशील अंतर्निहित जननांग लोकोमोटर जेनिटल लेटेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइकोसेक्सुअल स्तर का सही क्रम जो है आपका सबसे पहले ओरल होता है, ओरल सेंसरी और तथा गुदा संबंधी जो होता है वो फर्स्ट पे होता है। फिर जो है आपका गतिशील अंतर्निहित लोकोमोटर जेनिटल लेटेंसी, फिर आपका यौनारंभ और किशोरावस्था आ जाएगा, फिर लास्ट में वयस्क और परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल थ्योरी इज। फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था क्या है?
ये डाइट प्रवक्ता एग्ज़ाम 2014 और 2015 दोनों में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए इसका ऑप्शन है एनल, बी फैलिक स्टेज, सी जेनाइटल स्टेज, डी ओरल। तो ओरल जो है बच्चे का फर्स्ट जो है स्टेज है। बच्चा, आप ऐसे समझिए ना कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी सारा ध्यान, उसका सारा कंसंट्रेशन जो है मुख पे ही होता है। वो सारा एंजॉयमेंट, सारी चीज़ें वहीं से करता है, वहीं से उसको सुख की प्राप्ति होती है। ओरल अवस्था जन्म से 8 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे का व्यक्तित्व पूर्णतः इड से प्रभावित होता है और केवल सुख प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य रहता है। वो सुखवादी सिद्धांत पे कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चों को चूसने में असीम आनंद की अनुभूति होती है। इस कारण वह पेट भर जाने के बाद भी माँ के स्तनों को चूसता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परामर्श में मनोविश्लेषणात्मक तरीका द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है लेकिन फिर से कर लेते हैं, इसमें रिपीट कर दिया है। ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रॉयड और डी है अन्ना फ्रॉयड। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, सिगमंड फ्रॉयड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अपने विस्तृत अनुभव के आधार पर सिगमंड फ्रॉयड ने व्यक्तित्व विकास संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फ्रॉयड का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइको एनालिटिकल सिद्धांत दिया गया है। तो ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रॉयड, बी है कार्ल रोजर्स द्वारा, सी है एरिक्सन द्वारा, डी है पियाजे द्वारा। ये 2014-15 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा तो साइको एनालिटिकल सिद्धांत ये जो है सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है। साइको एनालिटिकल सिद्धांत की यह मान्यता है कि प्रारंभ में बच्चे अपने माता पिता और अन्य लोगों के व्यवहारों का ही अनुकरण करके वांछित व्यवहार करते हैं, आगे चलकर ये इंटरलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेंसरी मोटर अवस्था है। तो सेंसरी मोटर अवस्था जो है ये आपका जो है ऑप्शन ए है 0 से 2 महीने की, ऑप्शन बी है 0 से 3 महीने की, ऑप्शन सी है 0 से 1 साल की, ऑप्शन डी है 0 से 2 साल की। ये पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है और ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये जन्म से 2 साल तक की अवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देख लेते हैं इसका डिटेल्स। संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज बालक में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि तक होती है। जीन पियाजे, ये थ्योरी जो है पियाजे जी की है। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकार को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला है संवेदी पेशी सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल 2 से 7 और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 और अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल 12 से 15 तक की ये अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी आप लोग बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, ये फ्रॉयड ने दिया था। फ्रॉयड जो है वियना के एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म वियना में हुआ था। ऑस्ट्रिया के वियना में फ्रॉयड ने साइकोसेक्सुअल एनालिस्टिक एवं माइंड से संबंधित अनेक प्रकार की थ्योरी कर मनोरोगियों का उपचार किया। उनके अनुसार मानव जीवन में इसका अहम रोल है। यदि उन्हें पूरा ना किया जाए तो दमिक इच्छाएं कुंठित होकर भांति भांति प्रकार के रोगों को जन्म देती है।
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रॉइड का जो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी पे, जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। तो प्लीज़ जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ आप लोग स्टडी करते रहिए और टाटा बाय बाय।